वेलकम टू प्रिया अग्रवाल एडिटोरियल। आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है इन इंडिया एजुकेशन विदाउट एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या डिस्कशन करी गई हैं कि हम जितनी मर्जी पॉलिसीज़ ले आए हैं, हमने कमिटीज़ बिठा ली हैं, सब कुछ कर लिया, पर लेकिन हम अभी भी जो एजुकेशन में रिफॉर्म है वो वैसे नहीं ला पाए हैं कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनके स्किल्स ऐसे हों कि उन्हें डायरेक्टली जॉब मिल पाएँ। जो हमारी जॉब मतलब जो स्किल्स हैं, जो मतलब वैसे एजुकेशन में सिखाए जा रहे हैं ग्रेजुएट्स को, वो रियल वर्ल्ड सिनारियो से मैच ही नहीं कर रहे हैं। डिग्रीज में रियल वर्ल्ड ऑप्शन ही नहीं, रियल वर्ल्ड सिनारियो उन्हें बताया ही नहीं जा रहा है, दिखाया ही नहीं जा रहा है। उनको जो एक्चुअल में चीज़ें रिक्वायर्ड है वो नहीं पढ़ाई जा रही हैं। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि कैसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिस्कनेक्ट है। फिर हम बात करते हैं फेलियर ऑफ NEP 2020। तो NEP 2020 को हम एक रेनेसां की तरह, रेनेसां मतलब ऐसे कंप्लीट रिफॉर्मेशन, कंप्लीट ऐसे पता नहीं क्या ही हो, फेरबदल पूरा NEP से हो जाएगा, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन लो है। एम्प्लॉयबिलिटी का जो रेट है वो अभी भी उतना ही परसेंटेज है 2025 में भी। डेप्थ और ब्रेथ मिसिंग है हमारी एजुकेशन में, कि मतलब अगर हम कोई एक चीज़ कर रहे हैं तो हम उसकी भी पूरी एक्सपर्टीज़ नहीं ले रहे हैं, ना तो वो चीज़ ले रहे हैं, ना ही हम वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं ला रहे हैं। जो AI ड्रिवन जॉब मार्केट है उनमें कॉन्स्टेंट रीस्किलिंग की ज़रूरत है, जो कि करंट सिस्टम हमारा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। पुअर यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एंड मिसलीडिंग नैरेटिव्स। तो अब हाँ ठीक है, 11 यूनिवर्सिटीज़ को डाल तो दिया है QS टॉप 500 में, पर जो उनकी रियल क्वालिटी है वो तो कम है। इंडिया को पब्लिकेशन क्वालिटी में 16th रैंक दिया है, पहले 17th था, पर हमारी जो पब्लिकेशन की क्वालिटी है वो एक्चुअल में उतनी ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट परसेंटेज इंक्रीजेस को सेलिब्रेट तो कर रही है, बिना एक्नॉलेज करे कि बेस लाइन ही पुअर है जिस चीज़ पर मेजर कर रहे हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन मेगा प्रोजेक्ट्स, जो एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि CSIR, NMI, TLI, आकाश टैबलेट, इम्प्रिंट, इनका ह्यूज हाइप है, पर कोई पब्लिक एविडेंस ऑफ आउटकम्स या इनोवेशन है नहीं इनसे। पब्लिक डिजर्व करती है अकाउंटेबिलिटी फॉर टैक्स पेयर फंडेड रिसर्च। वीक इनोवेशन एंड ग्लोबल स्टैंडिंग, 39th है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। हम कहते हैं कि इंडिया के टेक क्लस्टर्स बेंगलुरु में हैं, जिनका पर रैंकिंग तो सिलिकॉन वैली से बहुत पीछे है। जो पेटेंट और रिसर्च आउटपुट है वो हमारी बहुत लो है। जो सैमसंग है वो लीड तो कर रहा है पेटेंट्स में इन बेंगलुरु, पर लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम जो भी रिसर्च करते हैं वो हमारी कोई ऐसे प्रॉपर उसमें चीज़ें नहीं आ रही, हमारे पास ऐसे पेटेंट्स नहीं आते हैं, कोई रिसर्च आउटपुट नहीं अच्छी निकल के आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्टअप्स। तो अब जो इंडियन स्टार्टअप्स है वो मोस्टली ऐप बेस्ड हैं, फूड डिलीवरी जैसे बना लिया, कोई डीप टेक नहीं है उसमें, कोई इनोवेशन नहीं ला रहे हैं, हम कोई ऐसी मतलब नई सी चीज़ नहीं सोच रहे हैं। हम बस जो चीज़ें हैं उन्हीं को थोड़ा वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ला देते हैं बस। कंट्रीज़ लाइक USA, चाइना, इन सब का एडवांस टेक पे फोकस है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक। फिर जो ट्रू स्टार्टअप्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग इंडिजियस साइंस और एजुकेशन की ज़रूरत है। क्रिटिक ऑफ UGC एंड गवर्नेंस। तो अब UGC का भी एक्सेसिव कंट्रोल रहता है यूनिवर्सिटीज़ पे कि ऐसे करना है वैसे करना है, बस उनका पर काम वैसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन का था। कोई डाटा प्रूव नहीं कर रहा कि जो न्यू सिलेबा है या फिर पेडागॉजी है उसने कोई एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूव करी है। तो सजेशन मतलब इन्होंने तो चलो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हार्श लिख दिया कि बस UGC को डिस्बैंड कर दो, वो चीज़ चलो नहीं है। मतलब चाहिए तो है ही है हमें कोई हमारी यूनिवर्सिटीज़ को मैनेज करने के लिए, पर इनोवेशन और ऑटोनॉमी लाओ। फाइनल थॉट्स ये हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस है प्रोपेगेंडा पे, आउटकम्स नहीं आ रही हैं, पर ऑफिशियल्स जो हैं वो एग्जीक्यूशन पे फोकस करना चाहिए उन्हें, ना कि पब्लिसिटी पे। फिर इसमें बात करी गई है कि हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए, हम अपनी गवर्नमेंट को हमें क्वेश्चन करना आए कि कैसे चीज़ें चलती हैं। तो एक कोर्ट में चलो वो जो भी बता रखा है उन्होंने उस वजह से कोर मैसेज ये है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने में फेल हो रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। बिना स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी और अलाइनमेंट इंडस्ट्री के साथ जो NEP के रिफॉर्म्स है वो सिर्फ सिंबॉलिक और इनफेक्टिव ही रह जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज इकोलॉजी इज़ द वर्ल्ड्स परमानेंट इकोनॉमी। तो ये एक तरह से कैसे का टॉपिक की तरह भी देख सकते हैं। कॉलेज अब क्या वो कह रहे हैं कि जो इकोलॉजी है वो हमारी परमानेंट इकोनॉमी है, क्योंकि हमने सारा कुछ नेचर से ही लेना है, सारा कुछ इन्वायरमेंट से ही लेना है, हमें उसे ही सस्टेनेबली यूज़ करना है, हम उसी पे डिपेंडेंट है। तो वही हमारी परमानेंट इकोनॉमी है। हर जो चीज़ हमारे पास आएगी वन और द अदर वे वो हमारे पास इन्वायरमेंट से ही आएगी, और कोई तरीका नहीं है आने का। Coined by Sundarlal Raghunath, this is more than a slogan, it's a truth we must live by. तो जो ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी है वो बिना इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए हो ही नहीं सकती है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें नेचर को कंजर्व करना ज़रूरी है। अगर इकोलॉजी का हेल्थ ख़राब होता है, क्लाइमेट की चेंजेस आएंगे, लोगों का रहना मुश्किल, हम नहीं जी सकते हैं बिना नेचर की कंजर्वेशन के। अंडरस्टैंडिंग नेचर इज़ क्रूशियल। तो जो साइंटिफिक मेथड्स है जैसे कि ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, ये हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को ग्रास्प करने में हेल्प करते हैं। साइंस के बियॉन्ड जाके कोर ट्रूथ यही है कि जो हमारी लाइफ हैं वो टोटली इकोलॉजिकल बैलेंस पे डिपेंड करती हैं। सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू बैलेंसिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Human disconnection from nature, so evolution and civilization have created a disconnect between humans and nature. हमारे गोल सिर्फ ये हैं कि हम अपना कैसे फ़ायदा देख लें, हम उसी पे जाते हैं। IPBES reports this as the cause for biodiversity loss. तो ह्यूमन कंजप्शन जो है वो सर्वाइवल नीड से ग्रीड पे आ गया, हम लग्जरी पे फोकस कर रहे हैं। हमें नीड्स तो फुलफिल करना ठीक है, वो सारे करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ लोग तो नीड्स भी नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं और कुछ लोगों की लग्जरीज ही नहीं खत्म हो रही हैं। तो लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन इस तरह हो रहा है। Unique human footprint. Unlike animals, humans anticipate and over-exploit natural resources, जिससे कि ग्लोबल कंपटीशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। और भी स्पीशीज़ हैं वो सिर्फ वो लेती हैं जो उन्हें ज़रूरत है, पर ह्यूमन जो है उनको कुछ ज़्यादा ही ग्रीडीनेस है, वो एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं। द कंसिक्वेंस इकोलॉजिकल स्ट्रेन। उससे क्या हो रहा है, हमारे में क्लाइमेट चेंजेस हम इतने ज़्यादा देखने लग गए हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जो है उनको प्रमोट किया जा रहा है, बट दे आर बीइंग अंडरमाइंड बाय कॉन्टिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन। पैराडॉक्स है कि अगर हम नेचर को हार्म करें और हम फिर एक्सपेक्ट उसी से कर रहे हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट भी करे, खुद पहले मतलब अपने पैर पे कोई हाड़ी मारने वाली बात है। द रीफ्रेम वी नीड। तो हमें क्या करना है, इकोलॉजी मस्ट बी सीन एज must be seen not as a limit but as the foundation of prosperity. तो हमें एक्सप्लॉयटेशन से स्टीवार्डशिप पे आना चाहिए, हमें बैलेंस लेके चलना चाहिए। नीड्स फुलफिल करो, सीधा ग्रीडीनेस पे नहीं जाने की ज़रूरत है। द क्लाइमेट क्राइसिस इज़ नॉट ओनली साइंटिफिक, इट्स मॉरल एंड एग्जिस्टेंशियल इशू। रिकनेक्टिंग विद नेचर इमोशनली। तो जैसे क्लाइमेट चेंज होते रहे हैं, करंट रेट अलार्मिंग है, पर इस वक्त जो चेंज है वो इंडिविजुअल से आए, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले खुद हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे आना चाहिए, तभी हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमंस हैव द इमोशनल कैपेसिटी टू रिकनेक्ट विद नेचर। तो ये चीज़ें हैं। द टेक अवे तो बेसिकली यही है कि जो इकोलॉजी है वो सेपरेट नहीं है इकोनॉमी से, वही रियल इकोनॉमी है। तो हम उसको रिकोगनाइज करें, रीशेप करें, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएं। अ डेप्थ दैट स्पॉटलाइट्स इरिगेशन प्रॉब्लम। तो थर्ड आर्टिकल हमारे पास ये है। अब इसमें क्या बात हो रही है, इस मेन आर्टिकल का क्या हाईलाइट है कि जो इरिगेशन प्रॉब्लम्स ये हैं कि सबको एक तो इक्विटी से नहीं मिल पाता, मतलब सबको इक्वली पानी नहीं अफोर्ड हो पा रहा, कईयों के पास एक्सेसिबल नहीं है, कईयों के पास बहुत ज़्यादा आ रहा है और कई जगह पे नहीं आ रहा है। अ ट्रैजिक इंसिडेंट दैट हाईलाइट्स अ सिस्टमिक इशू। तो बेसिकली इसमें बताया गया कि कैसे कैलाश अर्जुन नागारे जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके इरिगेशन डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रहे थे। अभी वो एक अवार्ड विनिंग फार्मर भी थे, यंग अवार्ड विनिंग फार्मर, उसके बाद भी उन्होंने सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि उनकी इरिगेशन डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो रही थी। तो इससे पता चलता है कि कैसे डीप रूटेड इनिक्विटीज़ हैं हमारे वाटर एक्सेस में, सोशल इनइक्वालिटी के कारण, गवर्नेंस फेलियर्स और पॉलिसी गैप्स के कारण। इंडियाज़ हैवी एग्रीकल्चरल वाटर यूसेज। तो इंडिया अभी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज़ कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए ग्लोबली, 80% जो टोटल वाटर विड्रॉल्स में से। मेजर जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस, वीट, शुगर केन, ये ऑल आर ग्रोन इन ऑलरेडी वाटर स्कार्स रीजन लाइक द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में ऑलरेडी पानी कम है, वहीं पर हम ये सब ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी सब्सिडी ज़्यादा मिल जाती है या जो भी है, सिर्फ पैसे का देखते हैं, इसमें भी ग्रीडीनेस ही आ रही है। जैसे हम कल भी देख रहे थे, हमने जो कल वाटर स्टैंडर्ड्स का आर्टिकल किया था कि कैसे सारों के पास इक्वली जाता ही नहीं है पानी। India contributed to 36% of global unsustainable irrigation expansion. Then environmental and social consequences include groundwater depletion, carbon emissions and reinforced inequalities. Inequity in excess. जो ट्यूबवेल इरीगेशन सिस्टम्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं इनिक्विटी, स्पेशली हार्मिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ एंड वुमेन, क्योंकि हर एक बंदा ट्यूबवेल्स अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो ग्राउंड वाटर बेस्ड इरीगेशन है वो काफ़ी कॉमन है, पर वो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि और उसकी फिर एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसीज़ और उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रखी है, हम वो भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी इम्पैक्ट। 17% जो इंडिया का ग्राउंड वाटर यूनिट है
वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। 3.9% तो क्रिटिकल स्टेट में आ चुका है। जो ग्राउंड वाटर पंपिंग है उससे 8 to 11% इंडिया के कार्बन एमिशंस हो रहे हैं। कंटिन्यूस फ्लडिंग इन पैडी कंट्रीब्यूट्स हेवीली टू ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। लो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, तो इंडिया का जो इरीगेशन सिस्टम है उसमें 38% एफिशिएंसी है कंपेयर टू 55% इन डेवलप्ड नेशंस। हम पानी अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। हाई लैंड प्रोडक्टिविटी डज नॉट इक्वल वाटर एफिशिएंसी। अब पंजाब में राइस, तमिलनाडु में शुगर केन, तो ये शो करता है कि कैसे लो इरीगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी है हमारे पास। रिकमेंडेड सॉल्यूशंस यही है कि हम माइक्रो इरीगेशन करें, जैसे कि ड्रिप इरीगेशन यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग फॉर राइस, फिर सोलर पावर्ड इरीगेशन को यूज़ कर सकते हैं विद प्रॉपर रेगुलेशंस, कि वो भी पूरा ऐसे तो नहीं है ना कि वो भी अब आ ही है हमारे पास। इम्प्रूव एप्लीकेशन एंड कन्वीनियंस एफिशिएंसी, build rainwater harvesting structures and tailwater storage pits, replace supply-based systems with demand-driven models via participatory irrigation management. वे फॉरवर्ड क्या है कि हम स्ट्रेंथन करें रेगुलेशंस, नॉलेज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज, इक्विटेबल एक्सेस, सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये हमारे आज 3 आर्टिकल्स थे। थैंक यू।